हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के 6 चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का 16th लेक्चर है और आज का जो टॉपिक है वो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन पर बेस्ड है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान सा टॉपिक है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि 2 बॉडीज़ हैं, दोनों का मास बराबर है, लेकिन मैंने अभी 2 बॉडीज़ हैं तो समझाने के लिए आपको लिख दिया एक बॉडी m1 है और एक m2 है, और आगे मैंने ये भी लिख दिया है वेयर m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, यानी कि दोनों बॉडीज का मास बराबर है। m1 बॉडी u1 वेलोसिटी से चल रही है और m2 बॉडी जो है वो रेस्ट में है, यानी कि आगे जो बॉडी रखी वो रेस्ट में है, पीछे जो है उसकी कुछ वेलोसिटी है u1 हमने जैसा लिख रखा है, पीछे वाली आगे वाली को टक्कर मारती है। टक्कर मारने के बाद एक इधर जाती है एक इधर जाती है, यानी कि m1 इधर चली जाती है m2 इधर चली जाती है। अब कई बार क्वेश्चन बच्चों को आता है कि भाई m1 को इधर लिख सकते हैं m2 को इधर, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक बॉडी इधर जाएगी एक बॉडी इधर जाएगी, आप किसी को भी लिख सकते हैं, चाहे आप m1 लिख दें, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया इसलिए m1 तो m1 के साथ v1 कर दिया कि m1 वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी u1 वो v1 है और m2 बॉडी की वेलोसिटी v2 है। समझ आया? आपको प्रूव ये करना है इसमें कि कोलिजन के बाद, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो आपको प्रूव करना है कोलिजन के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करेंगी, यानी जिसे लिख रखा है ना कि दोनों बॉडी कितना एंगल बनाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ये आपको प्रूव करना है, तो ये प्रूव करने के लिए आता है, तो बहुत आसान सा है। अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम बात करें इलास्टिक कोलिजन की, चाहे वो 1 डायमेंशन कोलिजन हो चाहे वो 2 डायमेंशन कोलिजन हो, दोनों में काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है, तो हम वही लिख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मतलब कोलिजन से पहले कोलाइडिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का सम कोलिजन के बाद कोलाइडिंग बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होता है। ये मीनिंग होता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने का। अब हमने क्या करा, पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखा हाफ m1 u1 स्क्वायर। अब मैं m1 की जगह सिर्फ m लिख दूंगा क्योंकि दोनों बॉडीज का मास तो बराबर है। दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं क्योंकि वो रेस्ट में है, तो उसकी तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई इक्वल्स टू, अब कोलिजन के बाद पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ m1 के प्लेस में m लिख दिया क्योंकि दोनों बॉडी का जैसा मैंने बताया मास बराबर है, और v1 स्क्वायर। कोलिजन के बाद m1 बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m v1 स्क्वायर, मास दोनों का बराबर मैंने बताया, और दूसरी बॉडी m2 बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हाफ m2 नहीं लिखेंगे m लिख देंगे और v2 स्क्वायर। अब हाफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम हाफ को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ m u1 स्क्वायर इक्वल्स टू, हाफ यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा, एक काम करते हैं यहाँ से हाफ और m दोनों ही कॉमन ले लेते हैं, और v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा u1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये आ गया, इसको हमें यहीं पे छोड़ देना है। अब हमें क्या करना है, अब जैसे मैंने बताया कि इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। एक तो हमारी इक्वेशन ये बन गई, आपको उसको ध्यान रखना है। पहली बॉडी का मोमेंटम यानी कि कोलिजन से पहले ये कितना हो जाएगा, m u1, मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। दूसरी चीज़ ये से हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से अगर करते हैं, एक दूसरा भी मेथड है इसका, तो वो बहुत लेंदी है। जिस मेथड से अभी कर रहे हैं इस मेथड से ये बहुत छोटा हो जाता है, तो इसी मेथड से करेंगे। तो हमने क्या करा, इस मोमेंटम की इक्वेशन बनाना है, क्योंकि मैंने बताया मोमेंटम भी कंजर्व रहता है इलास्टिक कोलिजन में। तो पहली बॉडी का मोमेंटम, दूसरी का मोमेंटम क्या 0 हो जाएगा क्योंकि दूसरी तो रेस्ट में है। कोलिजन के बाद पहली बॉडी का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम
मास इंटू वेलोसिटी, ये हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें m देखो, जैसे हमने ऊपर कॉमन लिया, राइट हैंड साइड में m कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा u1 वेक्टर फॉर्म में इक्वल्स टू v1 वेक्टर फॉर्म में प्लस v2 वेक्टर फॉर्म में। ये हो गया हमारा, ये हमारी एक तरीके से दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन को इसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सिंपल मल्टीप्लाई नहीं, ये वेक्टर फॉर्म में है तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये है u1 डॉट u1 इक्वल्स टू, आप ऐसे समझिए, मैं एक और तरीका बता दे रहा हूं आपको। आपने ऐसे इक्वेशन लिखना है v1 प्लस v2, ठीक, ऐसे। अब आप ये देख लो कि जैसे ये इक्वेशन लिखी थी मैंने एज इट इज इक्वेशन यहां लिख दिया। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ u1 से डॉट प्रोडक्ट कर दिया, यानी u1 का प्रोडक्ट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड भी u1, राइट हैंड साइड भी। अब क्या करना है यहां पर, लेफ्ट हैंड साइड तो u1 तो u1 का स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड क्या होगा, u1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये v1 प्लस v2, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं v1 वेक्टर फॉर्म प्लस v2, ये मैंने u1 के प्लेस में लिखा, और इस टर्म को एज इट इज लिख दिया v1 प्लस v2, ये हो। तो u1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 का, इसके साथ हमें डॉट प्रोडक्ट करना है क्योंकि इन दोनों के बीच में देखो डॉट था, तो v1 का जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो v1 का स्क्वायर आ जाएगा, बिना वेक्टर के साइन के लिखना है, और वो क्यों आ जाएगा वो भी मैं बता देता हूं। देखो v1 दोनों सेम है, तो ये दोनों वेलोसिटी एक ही तो वेलोसिटी है। अगर इन दोनों के बीच में एंगल की बात करें तो जीरो, यानी v1 का डायरेक्शन मान लो x एक्सिस के लॉन्ग है फॉर एग्जांपल, तो दूसरे v1 का भी x के लॉन्ग होगा। मान लो x के लॉन्ग नहीं है, मान लो v1 का डायरेक्शन ऐसा है x y के बीच में, तो दूसरा v1 लिखा उसका भी डायरेक्शन वही होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए आप ऐसे समझ लो, v1 वेक्टर फॉर्म में है, दूसरा v1 वेक्टर फॉर्म में है, तो हम लिखते हैं इस v1 का मैग्नीट्यूड बिना वेक्टर के लिखा, इस दूसरे वाले v1 का मैग्नीट्यूड बिना वेक्टर के यानी बिना एरो के लिखा, और डॉट हटा देंगे तो कॉस लगा देंगे, लिखेंगे कॉस जीरो। क्यों? क्योंकि डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों ही सेम है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर। इसीलिए अगर वेक्टर फॉर्म में दो फिजिकल क्वांटिटी उनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है सेम क्वांटिटी का, तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। अब v1 का जब v2 से करेंगे तब ऐसा नहीं करेंगे, तब हम लिखेंगे प्लस v1 डॉट v2। अब v1 डॉट v2 इसलिए लिखा कि इन दोनों के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, भाई हम इसके बीच में तो हमें पता नहीं एंगल कितना है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, इस v2 का इससे प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो v2 इंटू v1 डॉट प्रोडक्ट तो होगा ही होगा। तो डॉट में क्या होता है, हम a डॉट b या b डॉट a दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो हम v2 डॉट v1 ना लिखकर v1 डॉट v2 लिख देंगे, बात एक ही है। और इस v2 का जब इससे करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, ये इस पे एरो का साइन नहीं लगाना, रीजन मैंने यहां पे जो बताया। अब क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। यहां देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर किसके बराबर है, u1 स्क्वायर के बराबर है। तो यानी कि इन दोनों की जगह पर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा u1 का स्क्वायर प्लस, इसको भी एक्सपेंड करेंगे, v1 डॉट v2 को क्या लिखेंगे, v2 कॉस थीटा प्लस, इसको भी एक्सपेंड करेंगे v2 कॉस थीटा।
और इन दोनों की जगह तो मैंने ये लिख दिया। जब ये लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या जाएगा, u1 स्क्वायर में से u1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। और ये तो दोनों सेम है तो इसको क्या करें 2v1 v2 cos थीटा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, cos थीटा, एक चीज ध्यान रखना, cos थीटा किसके बीच में एंगल है, cos थीटा जो एंगल है वो v1 v2 के बीच में है। अब इस cos थीटा को ऐसे रहने दिया और इस 2v1 v2 को 0 के नीचे लिख देंगे, यानी कि 0/2v1 v2। 0 कुछ भी लिखेंगे 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो cos थीटा इक्वल्स टू cos 90, 0 की जगह हमने क्या लिखी cos 90, क्योंकि cos 90 वाली 0 होती है। अब दोनों तरफ cos है, कंपेयर कर दो तो थीटा किसके बराबर होगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा क्या था, एंगल किसके बीच में, v1 v2 के बीच में। तो v1 v2 के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। तो ये v1 वेलोसिटी है, ये v2। प्रूव हो गया कि अगर दो बॉडीज उनका मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन हो रहा है, तो कोलिजन के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगी, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था, आप नोट कर लें।